ममता बनर्जी महज 17 साल की थी जब उनके पिता प्रमिलेश्वर बनर्जी का पर्याप्त इलाज न मिलने के कारण निधन हो गया था। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि साल 2024 में जब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री थी, तभी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर ट्रेनी डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी जाती है। साल 2011 में जब 34 साल की लेफ्टिस्ट सरकार को सत्ता से बेदखल करने के बाद सीपीआईएम को सत्ता से बेदखल करने के बाद ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी, तो सबसे ज्यादा खुशी पश्चिम बंगाल की महिलाओं को हुई थी, पश्चिम बंगाल की बेटियों को हुई थी और उन्हें लगा था कि अब पश्चिम बंगाल बड़ा बदलाव लेकर आएगा। अब पश्चिम बंगाल में महिलाओं का जो कद है वो बढ़ेगा, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ेगी और महिलाओं पर होने वाले अत्याचार हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। लेकिन एक तस्वीर ये भी बताती है कि पश्चिम बंगाल महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के मामले में नंबर 1 पर आकर बन गया है। और ये कोई आंकड़े हवा हवाई नहीं है, ये आंकड़े एकदम सच हैं जो बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में घरेलू हिंसा की जो सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं हैं वो पश्चिम बंगाल में ही हैं। हाल ही में पिछले एक हफ्ते के दौरान पश्चिम बंगाल से जो तमाम तस्वीरें निकल कर आई हैं, चाहे वो मुर्शिदाबाद की हों, चाहे वो शिक्षक भर्ती घोटाले की हों, इन तमाम तथ्यों ने अब इस बात पर आकर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि क्या 3 बार के टर्म के बाद, 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद अब ममता दीदी का गेम ओवर हो चुका है। क्या पश्चिम बंगाल की जनता ने यह तय कर लिया है कि इस बार ममता बनर्जी का यह आखिरी चुनाव होगा? क्या पश्चिम बंगाल की जनता 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को विदा करने के लिए तैयार हो चुकी है? पूरी बातचीत को समझेंगे, कैसे पश्चिम बंगाल में जो जनता का आक्रोश है वो ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ बढ़ता जा रहा है, कैसे ममता बनर्जी सरकार पूरी तरह से लाचार नजर आ रही है। अब ये तुष्टीकरण की राजनीति के चलते है या ममता बनर्जी अपनी ही पार्टी के भीतर अपने नेताओं को नहीं संभाल पा रही हैं, जो घोटाले निकलकर सामने आ रहे हैं, जो लगातार पश्चिम बंगाल सरकार के भीतर अनियमितताएं निकलकर सामने आ रही हैं और उसके बाद कम्युनल जो तमाम तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पूरे राजनीतिक करियर पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर चुकी हैं। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। हाल ही में पश्चिम बंगाल से लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। पूरे देश की नजरें इस वक्त पश्चिम बंगाल में हैं। कुछ ही दिनों पहले की बात है जब पिछले साल 5 अगस्त के दिन बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, वहां तख्त पलट हुआ था। शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा था और इसके बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ लगातार अत्याचार हुए, हिंदुओं को पलायन करना पड़ गया, हिंदुओं को अपनी जान बचाने के लिए यहां से वहां भागना पड़ गया। ये दूसरे मुल्क की तस्वीर थी, ये भारत के पड़ोसी देश की तस्वीर थी, बांग्लादेश, जिसे लेकर दुनिया भर में आक्रोश था, भारत में आक्रोश था। लेकिन अब जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं ये बांग्लादेश की नहीं है बल्कि पश्चिम बंगाल की हैं, जहां हिंदुओं को अपनी जान बचाने के लिए, जहां हिंदुओं को अपनी सुरक्षा के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ, वक्फ कानून के खिलाफ एक बड़ा प्रोटेस्ट होता है। ये प्रोटेस्ट देखते ही देखते हिंसात्मक हो जाता है और पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी, ममता दीदी इन तमाम तस्वीरों को मुख्यमंत्री आवास से मूक बनकर देखती नजर आई। ना कोई कठोर कदम उठाया गया, ना कोई ठोस कार्रवाई की गई। यहां तक कि जब विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, इसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट निर्देश देता है कि भाई सेंट्रल फोर्सेस को बुलाया जाए, केंद्रीय सेना को बुलाया जाए, केंद्रीय बल को बुलाया जाए, क्योंकि अब स्थिति ठीक नहीं है। इससे बड़ी शर्म की बात किसी सरकार के लिए और क्या हो सकती है कि वहां की कानून व्यवस्था इतनी लचर हो जाए कि जो स्टेट की पुलिस है सिर्फ एक जिले में कानून व्यवस्था को संभालने में असफल हो जाती है, नाकामयाब साबित होती है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल को बुलाना पड़ जाता है। 3 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 हिंदू मारे गए हैं, जो दंगे में मारे गए हैं, जो हिंसा में मारे गए हैं, जिन्हें घर से घसीट कर एक बाप बेटे को सड़क पर लाया गया और उन्हें मार दिया गया, और एक प्रोटेस्टर को जो पुलिस की गोली लगी उसमें उसकी मौत हुई है। लेकिन सिर्फ ये मुर्शिदाबाद की घटना से संबंधित नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की वो कहानी है जो पिछले 15 सालों से लगातार चलती आई है। चाहे वो रामनवमी का जुलूस हो, चाहे वो नवरात्रि का त्योहार हो,
चाहे वो हनुमान जयंती हो या वो 15 अगस्त हो, स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो, पश्चिम बंगाल में अगर कोई भी कार्यक्रम होता है तो वहां पर हिंसा की खबरें निकलकर सामने आ जाती है और टारगेट में कोई और नहीं रहता है बल्कि हिंदू रहते हैं। सोशल मीडिया पर हो या एक विशेष मीडिया में हो, वहां पर यह तस्वीर दिखाई जाती है कि ये सांप्रदायिक दंगे हैं। ये बताने से कतराते हैं लोग कि भाई इसमें मरने वाले कौन हैं, इसमें किसे टारगेट किया गया है। लेकिन जो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, अब सच को छिपाया नहीं जा सकता है। पश्चिम बंगाल में जो हालात बन रहे हैं उसमें हिंदू सीधे टारगेट पर है। अब ये टारगेट कौन तय कर रहा है? क्या इसमें बांग्लादेश की जो ताकतें हैं, जिसका जिक्र लगातार भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेश के संदर्भ में बंगाल में करती रहती है, या पश्चिम बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी जिन्होंने अपने मास्टर्स की डिग्री इस्लामिक हिस्ट्री में की है, अब वो अपने पूरे किताबी ज्ञान को पश्चिम बंगाल में उतारती हुई नजर आ रही हैं। मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपको एक कहानी बताई थी। वो कहानी तब की है जब ममता बनर्जी महज 17 साल की थी। प्रोमिलेश्वर बनर्जी ममता बनर्जी के पिता थे। ममता बनर्जी के पिता का जो देहांत हुआ था, जो उनका निधन हुआ था, वो इस वजह से हुआ था क्योंकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में इलाज नहीं मिल सका था। अब इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि एक ऐसी 17 साल की युवती जिसने अपने पिता को इलाज ना मिलने के चलते तड़प तड़प कर दम घुटते देखा है, जब वो मुख्यमंत्री बनती है तो उसके कार्यकाल में जिन डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, एक वैसी महिला ट्रेनी डॉक्टर को दुष्कर्म के बाद मौत के घाट उतार दिया जाता है। ठीक है, अपराध पर शायद सरकारों का अंकुश नहीं हो पाता है। सरकार किसी को अपराध करने से भयभीत कर सकती है, उसे रोक नहीं सकती है। सजा का भय दिखाकर अपराध करने से रोका जा सकता है, डराया जा सकता है। लेकिन अगर अपराध हो गया तो न्याय की लड़ाई में तो सरकार साथ हो सकती है, न्याय की लड़ाई में तो सरकार अपने कदम बढ़ा सकती है। लेकिन कलकत्ता के आजकल मेडिकल कॉलेज की इस घटना में जिस लिहाज से ममता बनर्जी सरकार का पूरा किरदार निकलकर सामने आया था, इसने ना सिर्फ ममता बनर्जी की बतौर मुख्यमंत्री बल्कि एक महिला नेता के तौर पर भी छवि को पूरी तरह से धूमिल कर दिया था। यह 90-92 का दौर था जब ममता बनर्जी सीपीआई-एम के खिलाफ एक प्रोटेस्ट कर रही थी और इस प्रोटेस्ट ने ममता बनर्जी को राजनीति की बड़ी तस्वीरों पर लाकर भी खड़ा कर दिया था और यह प्रोटेस्ट एक दुष्कर्म की घटना को लेकर ही था। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सियासत में जिस तेजी के साथ आगे बढ़ी, 3 बार मुख्यमंत्री, कई बार केंद्रीय मंत्री और अपनी पार्टी खड़ी करना, लेकिन अब लगता है ममता बनर्जी का वक्त आ गया है। ममता बनर्जी का गेम ओवर होने वाला है। ये अब हम नहीं कह रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल की वो आक्रोशित जनता कह रही है जो पिछले 15 सालों से ममता बनर्जी सरकार में आंसुओं के घूंट पी रही है। ये वो जनता कह रही है जो पिछले 15 सालों से बेरोजगारी से लड़ रही है, महिलाएं सुरक्षा से लड़ रही हैं, युवा दंगों से लड़ रहे हैं। अब सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये पिछले 7 दिनों की तस्वीर को अगर आप पश्चिम बंगाल में देखेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें निकल कर आई हैं, बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। उनमें से एक मुर्शिदाबाद की घटना भी है, जो वक्फ एक्ट के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ है, उसमें जो पूरा दंगा भड़का, जो पूरी हिंसा हुई है, एक ये मसला है। लेकिन सिर्फ ये एक मसला नहीं है जो ममता बनर्जी की सरकार पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। ये वो एक मसला नहीं है जो ममता बनर्जी के पूरे कार्यकाल पर सवालिया निशान छोड़ रहा है। लेकिन इसके अलावा आप देखें तो पश्चिम बंगाल में हालात पूरी तरह से बदतर हो चुके हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की 26,000 शिक्षकों की जो भर्ती वो पूरी तरह से अमान्य घोषित कर दी। घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी सरकार के ही पार्थ चटर्जी इस पूरे घोटाले में जेल का चक्कर भी लगा चुके हैं। और घोटाला ऐसा हो रहा है कि भाई जिसने ज्यादा नंबर लाए हैं उसे नौकरी नहीं मिली, जिसने कम नंबर लाए हैं उसे भी नौकरी मिल गई है। एसएससी घोटाले की बात कर रहा हूं पश्चिम बंगाल के, जिसमें 26,000 शिक्षकों की भर्ती को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से अमान्य घोषित कर दिया है और अब ये शिक्षक अपनी नौकरी के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। 2016 से 2020 के दरमियान पश्चिम बंगाल में जो शिक्षक भर्ती हुई उसमें जमकर घोटाले हुए और घोटाले इस कदर हुए जिसकी कोई सीमा नहीं है। खुद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस कदर घोटाले देखकर हैरान है। ममता बनर्जी सरकार अब इस पर चुप्पी साध कर बैठी है। ममता बनर्जी सरकार अब इसमें चू से चा नहीं कह रही है, क्योंकि कोई दूसरे मसले होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पर दामन ठोक दिया जाता है, भारतीय जनता पार्टी पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है कि ये राजनीति हो रही है।
ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी साजिश रच रही है, लेकिन जब खुद कलकत्ता हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं, देश की न्यायपालिका ममता बनर्जी सरकार को फटकार लगा रही हैं, तब ममता बनर्जी सरकार पूरी तरह से खामोश हो चुकी है। और सवाल उठ रहा है कि आखिर अब क्या होने वाला है, क्योंकि ये एक घटना नहीं है। चाहे शारदा चिटफंड का मामला हो, संदेश खाली की घटना हो, आजकल मेडिकल कॉलेज की घटना हो, फिर ये मुर्शिदाबाद की घटना हो, शिक्षक घोटाले की घटना हो, पूरी तरह से ममता बनर्जी सरकार 15 सालों में बेबस नजर आई है। ममता बनर्जी के राज में बंगाल सबसे कम जीडीपी कलेक्शन वाला, जीएसटी कलेक्शन वाला देश बना है, राज्य बना है। ये आप पूरी स्थिति को समझिए। 1961 के अगर आप आंकड़े निकाल कर देखेंगे तो पश्चिम बंगाल वो राज्य था जो देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देता था, लेकिन 2023-24 आते आते पश्चिम बंगाल 5वें पायदान पर आकर बैठा हुआ है। 3 मिलियन यानी कि 30 लाख रोजगार पश्चिम बंगाल से चले गए। अब इसकी वजह है, आप सोचिए कि अगर कोई कंपनी पश्चिम बंगाल में आकर फैक्ट्री लगाना चाहती है, कोई कंपनी आकर पश्चिम बंगाल में अपने उद्योग लगाना चाहती है, तो वो भला कैसे लगाए? क्योंकि हालात देखिए आप, हर आए दिन यहां पर हिंसा हो रही है, हर आए दिन यहां पर दंगे भड़क रहे हैं। ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति भी चरमाएगी। और ये सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात नहीं है। अगर देश का एक राज्य किसी संक्रमण से पीड़ित हो जाता है तो पूरे देश में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। कोरोना के दौरान भी यही तस्वीर निकलकर सामने आई। पश्चिम बंगाल से जो सैंपल थे कोरोना के, वो केंद्र में नहीं भेजे जा रहे थे, आंकड़ों को छुपाया जा रहा था। जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो लोगों को नहीं मिल रही थी। तो कोई एक मुद्दा नहीं है जिसे लेकर ममता बनर्जी घिर गई हैं। अब मांग हो रही है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, पश्चिम बंगाल को केंद्र के हाथों में सौंप दिया जाए। हिंदू पलायन, यह अपने आप में एक हैरान कर देने वाला सबसे बड़ा मसला है जिस पर आज चर्चा हो रही है। कश्मीर में हिंदू पंडितों का पलायन देखा गया था, कश्मीरी पंडितों का पलायन देखा गया था। आज पश्चिम बंगाल से, मुर्शिदाबाद से 400 लोग एक कैंप में रह रहे हैं। भारत में अगर हिंदुओं को ही पलायन करना पड़ जाए तो इससे दर्दनाक तस्वीर मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरी होगी। और सबसे बड़ी बात है कि आज वो पूरा विपक्ष जो हाथों में संविधान की किताब लेकर घूमता है, वो पूरा विपक्ष जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को घेरता रहता है, कहता है कि आप संविधान के विरोधी हैं, आप सांप्रदायिक दंगे फैलाते हैं, ऐसे ऐसे तमाम आरोप लगाते रहता है। आज जब पश्चिम बंगाल से ये तस्वीर निकल कर आ रही है तो राहुल गांधी गुजरात के दौरे पर पहुंच रहे हैं। पूरी कांग्रेस गोलू शुक्ला के बेटे के उस पूरे मुद्दे पर मध्य प्रदेश में अपनी आंखें गड़ाई बैठी है, जिसमें गोलू शुक्ला का बेटा मध्य प्रदेश में जाकर 12 बजे के बाद एक मंदिर खुलवाने के मामले में आरोपी पाया गया है। मारपीट के एक पूरे केस में पूरे कांग्रेस का फोकस है, लेकिन पश्चिम बंगाल को लेकर ना तो सुप्रिया सिनेट का एक शब्द निकल कर आया है, ना प्रियंका गांधी का, ना राहुल गांधी का, ना ही विपक्ष का कोई नेता इस पर अपना मुंह खोल रहा है। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार इंडिया अलायंस का एक पूरा घटक है। और उससे भी बड़ा, जो पश्चिम बंगाल में सब कुछ ये हो रहा है, ये वो वोट बैंक की तरफ से हो रहा है जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है, जो कांग्रेस का वोट बैंक है, जिसके खिलाफ बोलना इन दलों को लगता है कि सीधे उनके वोट बैंक पर प्रहार हो जाएगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है। जिस लिहाज से तस्वीरें बन रही हैं, जिस लिहाज से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ वहां की जनता का गुस्सा फूट रहा है, वहां के लोगों का पूरा आक्रोश निकलकर सामने आ रहा है, जिस लिहाज से घोटालों पर घोटाले, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है और ममता बनर्जी बेबस नजर आ रही हैं। चुनाव में एक बड़ा बदलाव भी होगा और अब बंगाल रिहाई चाहता है। रिहाई पहले 34 साल लेफ्टिस्ट सरकार के बाद, जब ममता बनर्जी 2011 में आई, और ये 15 साल, 5 दशकों की इस पूरी बर्बरता से अब पश्चिम बंगाल रिहाई मांग रहा है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ